कहना चाहता था। मैं तमाम शब्द ऋषि यहाँ बैठे हैं सबको प्रणाम करता हूँ, आप सबको चरण स्पर्श करता हूँ, क्योंकि आपके अंदर बैठी माँ शारदे, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मैं अपने कुल माँ दधिमती महर्षि दधि जी की उस परंपरा का सम्मान आज मुझे दिया गया। बहुत डरा हुआ इसलिए हूँ कि जिनके साथ मैंने कवि सम्मेलन की जिंदगी की शुरुआत की, जिनको देखकर डर लगता था कि कहीं कुछ गलत न हो जाए, क्योंकि मंच पर वो लोग बैठे हैं, आदरणीय जगदीश जी, आदरणीय मुकुट जी मणिराज साहब, आदरणीय बाबू भैया मेरे लाडले, आदरणीय विश्वामित्र जी और पंडित जी गौर साहब, और तमाम वो लोग सोचते थे कि इतने बड़े बड़े लोग बैठे हैं कवि सम्मेलन में और मैं क्या करूंगा। मैं डरा हुआ था, और उस समय भी डरा हुआ था, मैं आज भी डरा हुआ। और हे गोरी गोरा घाड़ा की सुन सुनकर हम बड़े हुए, जिनके धुनों पर नाचते थे, जिनको देखकर निवाला गया था, आज भी वो धुन कहीं न कहीं निकलती है। ये सम्मान जब माँ या बैठी हुई और आपके आंख में मैंने आंसू देखे, आप पता नहीं और कोई भावुक हुआ या न हुआ, पर मैं जरूर भावुक हुआ था, क्योंकि मेरी माँ बहुत कम समय में, बहुत छोटे में छोड़कर चली गई थी। मैं भी सोच रहा था कि काश आज मेरी माँ होती तो वो भी सामने बैठकर देखती कि इसको कैसे। तो खैर अपना नसीब प्रशांत भाई, आपने बहुत अच्छा पढ़ा। मैं कुछ कहूँ उससे पहले कुछ एक दो बातें, अपने परिवार के लोग बैठे, मेरे परिवार के लोग बैठे हैं। मेरा भाई राजेंद्र पवार का फोन आया था कि ये सम्मान आपको देना चाहते हैं। मैंने कहा मैं इस लायक हूँ या नहीं मुझे नहीं पता, पर तुम दे ही रहे हो तो दे ही दो फिर। लोकेश बैठा हुआ है, आपको विश्वास करना, इसकी पहली हवाई यात्रा मेरे साथ थी, और इसने कवि सम्मेलन पढ़ा नागालैंड में। आप सोच सकते हो कि कितने लोगों ने इसके गीत को सुना होगा। नहीं, ताली मत बजाओ, बाद में पूरी बटालियन हमें छोड़ने आई थी आसाम तक। सही कह रहा हूँ। मेरा कुलदीप बैठा हुआ है, मेरा छोटा भाई कुलदीप, दुर्गा शंकर धासु बड़ा हास्य का कवि है बैठा हुआ है। कई लोग, मैं सबका नाम ले नहीं पाऊंगा, लेकिन मैं कोटा से प्यार करता हूं। इसलिए करता हूं कि जब कवि सम्मेलन की शुरुआत हुई थी मेरी जिंदगी, जब मैंने आंखें खोली, कवि सम्मेलन की दुनिया में जन्म लिया, आंखें खोली, तो मैंने इनके गीतों को, मेरी कानों ने इनके गीतों को सुना, मेरी आंखों ने इन सबको देखा, एक शख्सियत को और देखा जिससे मैंने परफॉर्मेंस सीखा। मैं कवि नहीं हूं, आज भी नहीं, मुझे पता नहीं कविता क्या होती है सर, मुझे कविता लिखना आज भी नहीं आती, आप विश्वास मानना। मैंने एक लाइन कविता की नहीं लिखी अभी तक, और जिसको ये लोग कविता कह रहे हैं, मैं उससे अभी तक कविता नहीं मानता। पता नहीं जगदम्बा कब मेरे पर मेहरबानी होगी, जो मैं लिख रहा हूं वो मुझे नहीं लगता कि कविता है। जिस दिन मुझे खुद को लग जाएगा कि हाँ आज मैंने एक लाइन कविता की लिखी, उस दिन मैं खुद को मेरे नाम के आगे कवि सुनील व्यास लिखूंगा, तब तक सुनील व्यास ही चलता रहेगा। इसलिए मैं कोटा से प्यार करता हूं कि लगातार 4 साल तक राजस्थानी भाषा कवि सम्मेलन में कोटा में मैं आया, और आपका आश्चर्य होगा, मेरा जन्म मुंबई में हुआ, ऐसा मेरे आदरणीय मुकुट जी भाई साहब ने बताया। मेरी पढ़ाई लिखाई मुंबई में हुई, कॉन्वेंट में पढ़ा, हिंदी ढंग से आती नहीं थी, मराठी आसपास के लोग थे, मराठी आती थी, गुजराती आती थी, हिंदी आती नहीं थी, अंग्रेजी भी उतनी ही आती थी जितनी कि हम लोग समझ सकते थे। तो आप सोच सकते हो कि राजस्थानी कितनी आती होगी। उसके बाद भी मैंने 4 साल तक राजस्थानी कवि सम्मेलन में पढ़ा, और उस कवि सम्मेलन में मुझे कौन लेकर आया, मुझे इस कवि सम्मेलन ने एक बेहतरीन दोस्त दिया, उसे ईश्वर ने वापस ले लिया। मेरा अपना, जिससे मैंने परफॉर्मेंस सीखा, जिसकी निजी जिंदगी के बारे में मैंने देखा कि एक संत है, अद्भुत है, निष्कपट, मेरा अपना लाडला धर्मेंद्र सोनी। मैं उसको आज उसकी कमी बहुत महसूस कर रहा हूँ। सोरेन साहब, अरविंद जी सोरेन साहब ने कई बार मुझे आशीर्वाद दिया, जब मैंने अपने आर्टिकल्स उन्हें सुनाए,
बोले शरद जी जोशी का फूट आता है तेरे आर्टिकल में, तू बहुत अच्छा लिखता है, आर्टिकल लिखेगा। मैंने आर्टिकल्स किताब बनाई। मेरे टाइम्स ऑफ इंडिया में, मैं मुंबई में था, मैं टाइम्स ऑफ इंडिया में था। फिल्म इंडस्ट्री की एक मैगजीन चलती थी, बॉक्स ऑफिस। आपको आश्चर्य होगा जानकर, ये जो सामने लड़का खड़ा है, जो फिल्म बनी थी एक विनोद खन्ना और संगीता बिजलानी की, जब कोई बात बिगड़ जाए, तो उसकी पहली फर्स्ट रिव्यू मेरे हाथ की है। जीवन एक संघर्ष की फर्स्ट रिव्यू मेरे हाथ की है। राम लखन सुभाष घई साहब का इंटरव्यू फर्स्ट टाइम मैंने लिया था, और उसकी फर्स्ट रिव्यू मेरे हाथ की है। मैंने इंडस्ट्री में खूब काम किया। और एक किताब है स्वर का सफर, 350 पेज की किताब है। मैंने फिल्म इंडस्ट्री के संगीत पर लिखी है। मुख्य फिल्मों में भी संगीत हुआ करता था। ये पूरी एनसाइक्लोपीडिया है जो कोरोना में 2 साल की मेहनत करके लिखी है, और उसका पब्लिकेशन वर्ल्ड लाइब्रेरी ऑफ मोशन पिक्चर्स इंग्लैंड ने किया है। मेरे पास केवल 10 किताबें आई है, और 350 पेज की किताब है। और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि उस किताब को उन्होंने अपने अकाउंट में लिया और छापा है। मैं शुरू होना चाहता हूँ कुछ देर। आज मेरा मन है कि मंच पर तो जो सुनाते हैं वो सुनाते ही हैं। मैं कविता लेकर मंच पर आया था, सही कहा जगदीश जी, विश्वमित्र जी, मैं कविता लेकर मंच पर आया, फिर जमा नहीं जमा, तो मैंने कविता सुनानी छोड़ दी, मैं बातें करने लग गया। शुरू में देखा कि एक चुटकला वो पढ़ी कवि पढ़ रहा है, दूसरे कवि से मैंने देखा तो वही चुटकला दूसरा कवि पढ़ रहा था, तीसरे में देखा तो वही चुटकला तीसरा पढ़ रहा था। मैंने कहा इसको अपन भी पढ़ सकते हैं। तो जब सब पढ़ रहे हैं तो अपने क्या नुकसान। तो धर्मेंद्र ने कहा इन सबका पेमेंट नहीं बढ़ा है, ध्यान रखना, तेरा पेमेंट बढ़ाना तो इन सबको छोड़ देना। बहुत बढ़िया बात नहीं, पेमेंट अभी तक भी नहीं बढ़ा दे। हास्य आस्था का आरंभ है, और हंसी प्रार्थना की शुरुआत। और ये जो आपके चेहरे पर जो मुस्कुराहट है, वो मेरे द्वारकाधीश, मेरे ईश्वर, मेरी माँ दधिमती के सिग्नेचर है आपके चेहरे पर। उसे रोकर या आंसुओं से धो मत देना प्लीज। और बधाई, राज दादी साहब विराजे हुए हैं, आपका ये पोर्ट बच गया आज। प्रशांत भैया ने कृपा करी इस पोर्ट पर। और आपको बहुत बहुत बधाई, आप आपकी पहली शादी की 18वीं सालगिरह मना रहे हैं, क्योंकि आप हिंदुस्तान में हैं। अगर आप विदेश में होते तो 18वीं शादी की पहली सालगिरह। दिनों के आपस में बातचीत मैंने सुनी भी थी, बाहर बैठे थे, भाभी जी मुस्कुरा रहे हैं, शादी आपको तो मुस्कुरा नहीं है भाई। गोली की बात कर रहा है अब तक, गोली डिप्रेशन में आ गई, और क्या जीव लो उसको। आदमी नहीं समझ रहा है, गोलियां डिप्रेशन में आ गई। मतलब कवि ही होता है जो दिलजीत से बात करवा सकता है। आदरणीय दुर्गादान सिंह जी था भाई, मुझे आज नजर नहीं आ रहे, मैंने उन्हें, उनका भी मुझे बहुत प्यार मिला सर, स्वास्थ्य के हिसाब से। एक नाम और था शिव फातिया, अद्भुत था, प्रेम जी प्रेम। और सबसे बड़ी बात थी कि मैंने कवि सम्मेलन सुनना शुरू किया आजाद मैदान में। जगदीश जी साहब, ये बहुत कम लोगों को पता है, विनीत जी सर को पता है, सबको पता है, पर बहुत कम लोगों को पता है कि मेरे पिताजी और रामरिक मुनर्जी बड़े परम मित्र थे। मेरे पिताजी सितार बजाते थे और मेरे घर पर नौशाद साहब आते थे, तो एक संगीत का परिवेश। और मैं अभी दिवंगत आदरणीय उस्ताद जाकिर हुसैन साहब जिनका निर्माण हुआ, मेरा सौभाग्य है कि वो मेरे गुरु भाई थे, क्योंकि उनके पिताजी वालिद साहब अल्लाह रखा खासा से मैंने भी तबले की तालीम की। तो संगीत हमारे परिवार में था, कविता हमारे परिवार में नहीं थी, आज भी नहीं है, क्योंकि मेरे पास भी नहीं है, और वो पता नहीं कब रही कविता। लेकिन एक बात कहना चाहता हूं आपसे, भाभी जी और ये दोनों बातें कर रहे थे, तो भाभी जी ने प्रशांत जी से कहा कि आप शादी से पहले मुझसे जैसे बात कर रहे हो, शादी के बाद भी करते तो अपने देखो लड़ाई नहीं होती, शादी की सालगिरह कितने प्यार से होती।
तो प्रशांत भाई ने कहा कि शादी के बाद तू जैसा मुझसे बात कर रही है, शादी से पहले करती तो अपनी शादी नहीं होती। ये चुटकुला नहीं है, इसको लोग बात चुटकुला समझकर बना देके बोल जाते हैं, जबकि मेरी बातों बातों में निकली हुई चीज है। अगर आप कहो तो मैं शुरुआत करना चाहता हूँ कुछ देर सिंपल अपनी एक नई विधा के साथ। मैंने आर्टिकल स्टार्ट किया, सरनजीत जोशी मेरे आदर्श रहे हैं। उन्होंने एक फिल्म बनाई थी नाम, संजय दत्त और ये कुमार गौरव, राजेंद्र कुमार ने जिसे डायरेक्ट किया था। उसके डायलॉग्स तमाम शरद जोशी जी ने लिखे और हमारी ड्यूटी थी उन डायलॉग्स को राजेंद्र कुमार जी के वहां उनके ऑफिस पहुंचाना, वापस वो अमेंडमेंट करते तो वापस लेकर आना। उन्होंने कई समय तक शरद जी के साथ रहे हैं, तो उसका प्रभाव हमें रहा है। ये बात मैं मंचों पर इसलिए नहीं कह पाता हूँ क्योंकि मुझे कभी लगा नहीं था कि मंच पर मैं थिएटर करता था, पृथ्वी थिएटर में था, मैं मराठी थिएटर्स करता था और एक प्ले हमारा बड़ा प्रसिद्ध हुआ था, द डार्क ग्लोरी। उस पर फिल्म बनी थी परिंदा, नाना पाटेकर। उसमें लंबे समय तक मैंने उसमें काम किया। तो मैं आर्टिकल से शुरू करूं, जगदीश भाई साहब आपका समिति जी सर, आदरणीय में तमाम बड़े लोग बैठे, कविताओं के अलावा कुछ आर्टिकल से शुरू करता हूं, व्यंग के साथ चलना। सफेद गाड़ियों का काफिला धूल को धरती से आजाद करते हुए फर्राटेदार दौड़ी जा रही थी सीधे गांव की ओर। अच्छा, मेरी समस्या ये थी कि हम लोग कॉन्वेंट में पढ़े थे, हमें हिंदी पढ़ाते थे डिकोस्टा सर और इंग्लिश पढ़ाते थे पांडे सर। मेरे पास ये चश्मा नहीं था तो दिखा दीजिए। हिंदी पढ़ाते थे हमें डिकोस्टा सर, सच्ची घटना, और इंग्लिश पढ़ाते थे पांडे सर। उन डिकोस्टा सर की मेहरबानी से हमने हमारे पिताजी को 10 साल तक पिताजी लिखते रहे। बाद में बड़े भाई ने थप्पड़ मारा क्योंकि वो बड़े थे इसलिए मार सकते थे और उनको अधिकार भी है और उन्हें बताना भी था कि मैं बड़ा हूं, इसलिए वो यदा कदा मारते रहते थे क्योंकि उन्हें बताना पड़ता था कि मैं बड़ा हूं। उन्होंने कहा बेटा अपने पिताजी नहीं है पिताजी। और पांडे सर जो हमें इंग्लिश पढ़ाते थे उनके चक्कर में बहुत गड़बड़ हो गई सर। उन्होंने 6ठी क्लास में थ्रस्टी करो पढ़ाया, वो थ्रस्टी करो बेचारा 10वीं तक थ्रस्टी रहा वो, हमें पूरी कहानी याद ही नहीं हुई लास्ट में। तो इस चक्कर में मैंने शुरुआत की आर्टिकल लिखने की। सफेद गाड़ियों का काफिला धूल को धरती से आजाद करते हुए फर्राटेदार दौड़ी जा रही थी सीधे गांव की ओर, उस गांव की ओर जहां के रहने वाले लोग उसी प्रकार के थे जैसे होते हैं। गाड़ियों में भी वैसे ही लोग थे जैसे गाड़ियों में होते हैं। चूंकि गाड़ियां सफेद थी, गाड़ियों की छत पर एक निशान है जिस पर कभी बत्तियों का एहसान हुआ करता था। वो बत्ती शायद लाल ही होगी या ब्लू, कुछ पता नहीं, लेकिन अंदर बैठने वाले की हैसियत भी बत्तियों के रंग से मालूम पड़ती थी। वो मुश्किल है, बत्ती वाला आदमी बत्ती देने में उस्ताद होता है, इसलिए अब बिना बत्ती के उसको बत्ती देना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। गाड़ियां रुक गई क्योंकि उन्हें रुकना था। भीड़ आनी थी क्योंकि गांव में गाड़ियां आई। जहां सरकारी बस नहीं आती वहां गाड़ियां आई, अच्छी बात है, इसका मतलब गांव में कुछ आया तो है। आज गाड़ियां आई, कल सड़क भी आएगी। गाड़ी में से सफेद कुर्ते में एक सांवला इंसान निकला। गाड़ी में से सफेद कुर्ते में एक सांवला इंसान निकला, साथ में 2 सांवले और निकले। उनके भी सफेद कुर्ते बदन पर थे, मतलब कि सफेद कुर्ते में सफेद गाड़ियों में सांवले लोग। व्यंग्य समझा ना सब, क्योंकि व्यंग्य का विद्यार्थी हूं। सफेद कुर्ते में सफेद गाड़ियों में सांवले लोग अभी वो पूरे काले नहीं हुए थे। जब शहर के ऐसी कमरों में गांव की बदौलत बैठ जाएंगे, उस दिन वो काले हो जाएंगे।
उसी काले होने की पहली कड़ी में उन्हें गांव में आना था, सो आए। उन सांवलों ने गांव के लोगों के हालचाल पूछे, कोई तकलीफ तो नहीं, हम आज आपकी परेशानी सुनने आए हैं। गांव वालों ने एक दूसरे को देखा, फिर एक ने कहा, साहब हमारे यहाँ बिजली नहीं है। एक ने पूछा, अच्छा कब से नहीं? बड़े सांवले ने पूछा, साहब तब से ही नहीं जब से बिजली का आविष्कार हुआ। एक 10वीं पास युवक ने कहा, कितने घर है गांव में? जी कोई 50-60। तो सबके बिजली नहीं आती? जी नहीं आती। खंबे तो लगे? जी ये बिजली के नहीं है। तो किसके हैं? ये खेत में पक्षी भगाने के टोटके हैं। ये कैसे भगाते हैं पक्षी? इनको देखकर पक्षी भाग जाते हैं। अच्छा तो वो काला कौवा तो नहीं भागा जो उस पर बैठा है? जी वो पहले सांवला था, अब मौका मिलते ही काला हो गया, इसलिए नहीं भागा। बिजली कितने लोगों को चाहिए? जी सबको चाहिए। कितनी चाहिए? जितनी दे सको ना, आपको ही निर्णय करना है कितनी चाहिए। जी एक ने दोनों हाथ फैलाकर कहा, इतनी चाहिए। क्या करोगे इतने का, इतनी बिजली लेकर? जी बिल भरेंगे। क्या बात है, वाह। बिल तो बिना बिजली के भी आ जाएगा। खैर यह तो बिजली कब चाहिए? जी दिन में। रात को क्यों नहीं? जी हम गांव वाले रात को सो जाते हैं। सर सारे शब्द ऋषि बैठे, अगर अच्छे लगे तो मुझे आपका थोड़ा थोड़ा रेस्पॉन्स मिल जाए। बिजली कब चाहिए? हमने कहा जी दिन में। रात को क्यों नहीं? हमने कहा जी रात को हम गांव वाले सो जाते हैं। दिन में क्या करोगे बिजली का? जी हम दिन में कहेंगे बिजली नहीं आई, बिजली नहीं आई। बिजली में करंट होता है, मालूम है ना? जी मालूम है। कैसे मालूम है? बिजली तो है ही नहीं। जी अभी आपने कहा इसलिए मालूम है। बिजली आने के बाद तो शिकायत नहीं रहेगी? जी रहेगी। कौन सी? उसके जाने की। तुम्हें कैसे पता बिजली चली जाती है? क्योंकि 5 साल पहले आई थी, पास के गांव में चली गई, अब तक नहीं आई। घबराओ मत, इस बार यह मौका हम अपने गांव को देते हैं, आपके गांव को देते हैं। बस एक बार गांव वाले हमको अपना मौका दें। बहुत सुंदर है। इतनी सुंदर भी नहीं थी। आसोच की भरी दोपहरी में जब कोई मलंग मस्त होकर नाचता है, आसोच की भरी दोपहरी में जब कोई मलंग मस्त होकर नाचता है, हिमगिरी के भाल पर जब कोई लामा मंत्र बाजता है, बारिश की बूंदों के बीच जब मीरा भजन गाती है, वीणा मृदंग के संग खुद को सजाती है, माँ शारदे नुपुर के साथ अपना स्वर बजाती है, तब प्रकृति की तमाम संवेदनाएं इस धरती पर आती है। तब जाके रुत वसंत की आती है, तब जाके रुत वसंत की आती है। ये मैंने इसलिए कहा था कि आप लगे कि यार ये ऐसी बातें कर लेता है, बाकी वरना मेरा सब्जेक्ट नहीं है सर ये ना। मैं विशुद्ध हास्य का कवि हूँ, और हास्य का कवि बनाया भी मजबूरी में गया हूँ सर, क्योंकि मैंने ये कविता लेकर जब मंच पर आया था तो कोई सुनता नहीं था, हुट हो जाता था। तो मैंने कहा अच्छा समस्या क्या होती थी? मैं तो गांव से मुंबई सब ठीक है, ये मुंबई इसलिए कहना पड़ता है कि पेमेंट बढ़ जाता है उससे, और गांव का रहने वाला। और आप तो जानते हैं हमारे गांव का सिस्टम अलग हो गया सर। मैं सरकारी स्कूल में अध्यापक हूं, अध्यापक तो क्या शारीरिक शिक्षक हूं, और शारीरिक शिक्षक इसलिए बनाया क्योंकि मुझसे बीएड नहीं हो रही थी। बीएड में बहुत लफड़े थे, पेपर खरीदने पड़ते थे, डमी बिटाने पड़ते थे, तब जाके बीएड कंप्लीट होती थी। हमारे फिजिकल टीचर में ऐसा नहीं होता है, बस एक डिग्री लानी पड़ती है फर्जी। थोड़ा थोड़ा जगह के साथ चलना, मुस्कुरा, स्मित मुस्कान। मेरा हास्य वो हास्य जिसे एक माँ अपने बेटे के साथ बैठकर, एक बहन अपने भाई के साथ बैठकर, एक पिता अपनी बेटी के साथ बैठकर, एक बेटी अपने पिता के साथ बैठकर सुन सके। आप विश्वास करना, मेरा हास्य कभी भी बिलो द बेल्ट नहीं जाएगा। मेरा हास्य हमेशा उस
और सिस्टम बदल गया सर। अब स्कूलों में जाते ना, अच्छा आप जानते हो हमारा जो राष्ट्रीय खाद्य पदार्थ है वो पीटीआई का थोड़ा सा ये इस टाइप का है, तंबाकू बनाने वाला। जब तक ये ढंग से बने नहीं तब तक कोई हमको पीटीआई या मास्टर मानने को तैयार नहीं। और ये दादी साहब बैठे रहा दादी थी अपने परिवार। मैं बैठा हुआ था 15 अगस्त के दिन, संचालक ने कहा सुनील जी, पंडित जी बैठे हुए, पंडित सुनील व्यास बैठे, श्लोक सुनेंगे। मैंने कहा श्लोक तो मेरे पिताजी को भी नहीं आते, उन्होंने जिंदगी भर संगीत ही सीखा। बोले नहीं ऐसा नहीं होता, तुम सुनाओ। और मुझे तंबाकू खानी थी, मैंने सुना दिया, वो हास्य में बन गया। मैंने कहा सुनो, ओम तांबल पत्रम हस्ते ही ग्रविताम चूनार्पयामि अंगुष्ठम गुष्ठम 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 त्रिवार तंडयामि चिमट पुर्यन्ति ओष्टम समर्पयामि। ये तो चुटला नहीं था, ये ऐसे बैठे बैठे बना दिया था और ये चल भी गया मंच पे। मैं सही कह रहा हूँ, सिस्टम बदल गया सर। स्कूल जाने तक का सिस्टम बदल गया हमारे। थोड़ी देर चलना, मेरे साथ यात्रा करना, मुस्कुराहट की यात्रा करना। आजकल जो, क्योंकि एजुकेशन हब में हूँ और इस संस्था में, और ये तो कॉलेज है ना, हम कॉलेज में बोल रहा हूँ सब में, जिस कॉलेज में तो मैं कॉलेज के गए ही नहीं, और आज मुझे कॉलेज में बोलने का मौका मिल रहा है, तो इससे बड़ा सौभाग्य ईश्वर ने मुझे किया दिया। नहीं भर्ती तो कराया घर वालों ने, पर हम जाते नहीं थे। मुंबई की मरीन ड्राइव पे या नाटक करने या फिल्म इंडस्ट्री में भाग जाते, कभी कॉलेज नहीं गए थे। और आज कॉलेज में बोल रहा हूँ। स्कूल की हालत भी कुछ ज्यादा अच्छी नहीं थी, घर वाले कूट कूट के स्कूल भेजते थे, स्कूल वाले कूट कूट के वापस घर भेजते थे। अच्छा आजकल तो सिस्टम बदल गया। आजकल बच्चे स्कूल जा रहे हैं, ये एलकेजी यूकेजी के बच्चे, उनको एक हाथ में पानी की, सर एक बार हुआ ये आप मोबाइल में और सब अच्छे, मैंने कहा शब्द ऋषि बैठे हो आप। मैं आज आम जनता को नहीं सुना रहा हूँ, मैं आज उन लोगों को सुना रहा हूँ जिनके पास माँ शारदे का आशीर्वाद मिला हुआ है आप सबके पास। और ये जो मोबाइल से जो आप ले रहे हैं ना, ये व्हाट्सएप और बच्चे बच्चे का डायपर दोनों एक जैसा होता है। हर 10 मिनट में चेक करना पड़ता है कुछ आया तो नहीं इसमें। सही बात तो ये है, मैंने कहा बहुत सार ये आपने बैठे हुए भूपेंद्र कहाँ है, मेरा दोस्त वो है ना। पहले भाई साहब जगदीश साहब, पहले मोबाइल बंधा हुआ था, वायर से लैंडलाइन था, एक आध पड़ोसी में एक आध के घर में होता था। और उस समय वो अपने आप को मतलब ये समझ लो कि प्रधानमंत्री समझता था, लेकिन फिर भी वो बुलाता था सबको। किसी घर फोन आया तो भाई थारा फोन आया है और उसको कह दिया 10 मिनट बाद वापिस करना, तू आ जा। वो कभी मना नहीं करता था। एक आध घर में लैंडलाइन होता था, मोबाइल बंद, लैंडलाइन बंधा हुआ था, आदमी आजाद था। आज फोन आजाद हो गया और आदमी उस फोन से बंध गया। मैं सही कह रहा हूं, जीवन और मृत्यु ईश्वर के हाथ है और आदमी के हाथ केवल और केवल मोबाइल। वो मतलब उसको सही बता रहा हूं, फेसबुक पे 5,000 फ्रेंड्स हैं फेसबुक पे। इस कोरोना काल में उन 5,000 फ्रेंड्स में एक भी काम नहीं आया माँ बाप और भाई बहन के अलावा। सब संवेदनाएं खत्म हो गई। व्हाट्सएप पे प्यार आ रहा है तो उसको इमोजी भेज रहे हैं, है ना। मतलब हंसी आ रही तो हंसी की इमोजी भेज रहे हैं, गुस्सा आ रहा तो लाल लाल वो थोबड़े वाला जो है ना निशान वो भेज रहे हैं। आंख मारने तक की इमोजी आ गई। नहानी, ये नए छोरे जो पैदा हो रहे हो आंख मारना भूल जाएंगे। हमारे बड़े भाई और काका ये कहते थे कि आग मारने की सिखाते थे, हम छोटे छोटे थे जो, हमें पता नहीं ये कब काम आई, पर बाद में पता लगा ये हमें कूटने का रास्ता बता रहे थे। उसकी इमोजी आ गई। पहले जब मोबाइल नहीं था ना, घर परिवारों के दोस्तों का चेहरा देखते ही समझ जाते थे कि यार मेरा दोस्त सुख में है या दुख में है। क्या बात, सारी इमोजी व्हाट्सएप पर आ गई। फेसबुक पे फोटो डाल रहे, आज पापा को पानी पिलाते हुए, नीचे कमेंट्स आ रहे, वाओ छा गया गुरु, नाइस स्पीक।
एक ने लिखा पापा पानी भी पीते हैं क्या? और जो दूसरा था वो मतलब वो उस टाइप का था, बोले पापा साथ ही पानी पीते अभी तक नहीं। एक ने लिखा मैं भी अपने पिताजी को पानी पिलाना चाहता था, लेकिन मैंने सुना कि श्रवण कुमार नाम का कोई बंदा था, उसको पानी पिलाने के चक्कर में उसका मर्डर हो गया, इसलिए मैंने ये रिस्क अभी तक नहीं उठाया। सर ये बैठे जगदीश जी बदनाम बस्ती के नाम से लेटर ला तो घर आता था, विश्वामित्र जी बैठे, भाऊ भाई बैठे, सही कह रहा हूं मैं, कई को अगर लोग बैठे, इन लोगों ने हिस्ट्री क्रिएट की है, हिस्ट्री बनाने में विश्वास किया है, और आज के छोरे हिस्ट्री डिलीट करने में विश्वास कर रहे हैं, कहीं नजर नहीं आ जाए कुछ। इनको अपनी लाइफ और फ्यूचर के बारे में सोचने का मौका तभी मिलता है दोस्त, जब इनका मोबाइल चार्जर पर लगा होता है, वरना कंटिन्यू जेब में रहता है। तो मैं कहाँ चल रहा था, कहाँ से कहाँ गया कि ये एलकेजी यूकेजी के बच्चे, जब तक आप कहोगे मैं बोलता रहूंगा, आप कह दोगे वाह बहुत हो गया रेजा, मैं अपना सम्मान लेकर आप ही। अच्छा बुरे को डर लग रहा था, युवराज सिंह जी जो आए, युवराज सिंह जी बम्बई से, वो तो जैन साहब है, उन्होंने वापिस राशि दे दी ऐसा बताया पुलवामा के नाम पे। तो प्रशांत और हम दोनों एक दूसरे का मुंह देख रहे थे, ये वापिस ले लेंगे क्या अपन से? क्या पैसा वो पाड़े याद करने पड़ता, सही कह रहा हूँ, नहीं याद करो तो गुरुजी या दोनों अंगुलियों में पेंसिल फंसा के और वो लकड़ी के स्केच से जो पूछते थे, घर आके नहीं कह सकते कि आज गुरुजी ने पीटा, घर वाले और कूटते, तेरी गलती की होगी। ज्योमेट्री बॉक्स दिलाया मेरे पिताजी ने, गारंटी लिखता हूं 10वीं तक मुझे पता नहीं चला उस ज्योमेट्री बॉक्स में एक प्रकार जिसमें पेंसिल डालते और एक तीखा, वो तो समझ में आ गया वो क्या काम था, एक प्रकार जो दोनों तरफ से तीखा था, वो आज तक मेरे समझ में नहीं आया इसका करना क्या। अच्छा राजस्थानी भाषा में कवि सम्मेलन में एक चीज अच्छी थी, बहुत सारे कवि देखते थे, बहुत सारे कवि, और इतने कवि थे, और जो लाइन लगती थी वो ढूंढे नहीं, इनकी छाती को धरने ये 50 कवि को, आप 50 कवि को निपटा, मेरे को टेक्निक पता लगी, वो नीचे से जैसे हो करे उससे पहले मैं बैठ जाता हूँ। पहाड़ों के दिन थे, नहाते नहीं थे, नहलाए जाते थे, सोते नहीं थे, कहीं तो मैंने, लेकिन मुझे पता क्या होता, चले जाते थे, ऐसे थोड़ी सम्मान दे रहे हैं, कुछ तो काम किया हो कविता में। जो गोली डिप्रेशन में आ सकती तो मेरे को कैसे सुना? सोते नहीं थे, अरे रुको, नहीं सुलाए नहीं जाते थे, जबरदस्ती सुलाए जाते थे। और ये जबरदस्ती क्यों सुलाए जाते थे ये मुझे आज मालूम चल रहा है, जब मैं अपने बच्ची को जबरदस्ती सुलाता। लेटने की बात अधूरी नहीं है इसमें, मैंने कहा ये कोई उम्र थी जाने की। इतने में उस बड़े बड़े लड़के के गोद में 4 साल का लड़का कूदता कूदता आया और उसकी गोदी में आके बैठ गया। मैंने कहा ये आपका पोता है? बोले हाँ भाई। पिताजी मरते मरते खेत का एक पाती और कर गए। आप ताली बजा रहे, लेकिन इसमें टेक्निकल मिस्टेक थी। भाई को मरे हुए 10 साल हो गए थे और छोरा 4 साल का ही था। मैंने कहा ये समझ में नहीं आ रहा। बोले बा साहब सरपंच भी तो थे।
मत आना चाहिए उन बच्चों को अपनी जिंदगी जीने देना सर। अब एक रचना रख लेता हूँ, बहुत ऐसे बहुत लंबा समय हो जाएगा है ना। मुझे इन्होंने सुबह से कहा था कि सुबह भी खाना है, भूख तो मुझे भी लग रही है। एक छोटी सी रचना रख लेता हूँ, आप सबको प्रणाम करता हूँ, फिर कभी अवसर मिला तो और पढ़ेंगे और बोलेंगे है ना। ये कच्चा घर, ये कच्चा चूल्हा, ये कच्चा आंगन, पूरी जिंदगी माँ ने इसमें गुजार दी, सिर्फ और सिर्फ मुझे पक्का इंसान बनाने के लिए। राग भैरवी मालकौंस मेरी माँ को नहीं आते थे, लेकिन सवेरे गट्टी पीसती हुई गोदी में मुझे प्रभाती झुलाती हुई, गोदी में मुझे झुलाती हुई प्रभाती गाती थी, तो ऐसे लगता था जैसे सातों स्वर मेरी माँ के आगे नतमस्तक होकर खड़े। एक रचना मैं मीरा पर लिखी है, जज्बा रहा हूं, क्योंकि सारे बड़े कवि हैं, मैं जज्बा रहा हूं, मैंने कविता लिखी नहीं है। आप जांच लेना, कहाँ कहीं कमी हो तो मुझे बता देना, और विश्वास करना इसको मंच पर नहीं सुनाऊंगा। उससे पहले एक छोटी रचना और सुनाना चाहता हूँ मेरे मन में। मुंबई से जब आ गए थे मम्मी की, क्योंकि माँ बैठी हुई थी, कुछ बात ऐसी हुई तो मेरा मन था, तो माँ चली गई थी, मेरे पास वापिस टाइम्स ऑफ इंडिया से कॉल आया कि सुनील यू कैन जॉइन अस इफ यू वांट। तो मैंने कहा बाबा से कहा, मैंने कहा बाबा चलो यार वापिस, सब तो मुंबई में अपन दोनों हैं। मैं देश में लोग गांव छोड़कर मुंबई जाते हैं, मेरे गांव का पहला आदमी जो मुंबई छोड़कर गांव आया, और इस गांव ने, इस पिताजी के आशीर्वाद ने, माँ के आशीर्वाद ने मुझे हिंदुस्तान नहीं बल्कि हिंदुस्तान के बाहर 8 देश घुमा दिए, लेकिन माँ बाप का आशीर्वाद था इसलिए। मैंने कहा बाबा चलो। बाबा ने जो जवाब दिया वो रखना चाहता हूँ आपको, मेरी आप तमाम, तू जा, मैं देता हूं तुझे हौसला, मैं नहीं आऊंगा छोड़कर ये खपरेल वाला घोंसला। इस घर की नींव में तेरे दादा का सपना, दादी का तुलसी की माला में राम नाम जपना, सुबह सूरज को जल चढ़ाती तेरी बुआ, कच्चे चूल्हे से उठता महकता धुआं। ये मंदिर का कुंड, शाम को आता गायों का झुंड, ये लहलाते खेतों की मेड़, ये पीपल का पेड़, ये पीपल के पत्तों की सरसराहट। आज भी आना कभी मेरे राय सागर की राजसमंद झील के किनारे पधारना साहब, उस झील के किनारे घर है मेरा, छोटा सा मेरा मंदिर है, जहां उसके गेट खोलते सामने राय सागर झील है, राजसमंद झील है, उसकी ठंडी लहरें आज भी आती है, और एक पीपल का पेड़ है जिसकी छाया मेरे घर पर आज बनी हुई है। ये पीपल के पत्तों की सरसराहट, जिसमें छुपी है तेरी माँ के कदमों की आहट। ये तुलसी क्यारे के सालिग्राम यही कहते हैं, तेरी माँ के यादों के सुनहरे पल यही रहते हैं। गुस्सा हो जब बाट की चटनी, लरसते होठ लगाते, पत्थर साज बजाते, प्रभाती गाती पत्थर साज बजाते, दही मतती खंड खंड बजती उसकी चूड़ी, छोटी सी वो आई ब्याह कर, यही हो गई बूढ़ी, मैं इन बूढ़ी यादों को छोड़कर नहीं जाऊंगा, तू जा बेटा, मैं गांव छोड़कर नहीं आऊंगा। मैंने आंखों के आए पानी से उनके चरणों का अभिषेक करते हुए कहा, बाबा मुझसे गलती हो गई, आप मेरे साथ नहीं,